मगर फिर ऑर्डर में दिक्कत लग रही है मेरे को। हम फॉस्फोरिक एसिड वाला बता दो। हाँ बोलो बोलो मुदीर, बोलो क्या हुआ? फॉस्फोरिक एसिड वाला। ठीक है, तो ये जो डाउट है, और भी आपको डाउट हो सकता है इसमें, जो भी डाउट है चलिए, फिर भी अगर किसी में बहुत ज्यादा ही डाउट है कोई एक दो क्वेश्चन में, तो मुझे लिखवा सकते हो। कौशल भी कुछ पूछा था, मैं भूल रही हूँ, कुछ उसने कहा था डाउट। मैं कह रहा था 7th क्वेश्चन कौन सा लिखवाया है डाउट्स में? 7th क्वेश्चन पता नहीं, क्वेश्चन किसी को कुछ नहीं पता, ये वाला है शायद, ये वाला ये वाला क्या मतलब, क्वेश्चन कौन सा है वो? क्वेश्चन में अंदर क्या क्वेश्चन मतलब? देखो आप सीरियल तरीके से चले जाओ, इतना तो गड़बड़ नहीं हुआ होगा, जिस तरीके से सीरियल ने अर्पित ने डिक्टेट करा है वही होगा ना मैम। ये 7th वाला है, द चार साइज रेशियो ऑफ अ कैटाइन दैट यस डिटरमाइंस। ये वाला है, ये वाला है। और ये वाला जो है यूनिट पेयर इफेक्ट वाला, ये लास्ट में आ गया है 7 जो है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है ना। सब सारे बच्चे अपने हाथों में बुक ले लो, आपके जो वो पढ़ा है क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन में हूं मैं अभी, व्हिच कॉम्बिनेशन विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड? स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड जो है वो कौन देता है? तो आई मीन स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे चार्जेस वगैरह लिखा हुआ है, थोड़ा हम चलते हैं। Bond is proportional to lattice enthalpy. Is proportional to force. ठीक है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, किसी भी आयनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, यहाँ पे पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड पूछा गया है क्वेश्चन में। दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी, एंड लैटिस एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, तो डिटेल में चलते हैं इसको, अगर आपको समझना है तो। अदरवाइज आपको अगर मैं इजी तरीके से बताऊं तो जिसका चार्ज ज्यादा होता है वहां पे ज्यादा आई मीन स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होता है। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं चीजों को क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लगता है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि Q1 Q2 by R² लगता है। ठीक है, ओके, K Q1 Q2 by R², ये मेरा फॉर्मूला यूज होता है। F जितना ज्यादा होगा, F कब ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपको एक चीज बताती हूँ। मेरे पास मान लो यहाँ पे NaCl पड़ा है, NaCl क्रिस्टल मेरे पास पड़ा है, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, देखो डिटेल में अगर आपको थोड़ा जानना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास NaCl है, मेरे पास Mg2+Cl- है, और मेरे पास Na+ और Cl क्या है लास्ट सेकंड थर्ड वाला क्या है, Na+ और 2-। अच्छा, 2- है और Mg2+ है और O2- 2- ठीक है। अच्छा, तो अब फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस Q1 एंड Q2, जो कि चार्जेस यहाँ पे आ चुका है, मेरा यहाँ पे चार्जेस आ चुका है उसके ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर के टर्म्स में वो आई मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स जो है मेरा। ठीक है, दैट मींस चार्ज अगर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। मैम ऑलरेडी K आपने की पढ़ा वैल्यू क्या हुआ है। होती है? किसकी वैल्यू? K नहीं नहीं, के का वैल्यू तो वो 1/4πε0 वो आपका है नहीं, अभी छोड़ दो। वो आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ा होगा ये बट आपने अभी 11th के बच्चों को नहीं पढ़ना है, 12th के बच्चे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ेंगे वो। आपका है क्या, ये 11th में है क्या फोर्स? नहीं होगा आई थिंक, है ना, ये 12th का कांसेप्ट है ना। ये नहीं है 11th में।
है ना, ये 12th का कंसेप्ट है, आप पहले या सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे ये, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे होगा ना, तो उसमें आप ये वाला कंसेप्ट पढ़ोगे। तो k का वैल्यू जो भी है 1/4πε0 और जो भी है, तो ये आप इसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। ओके, हम सीधा लेंगे f जो है q1 q2/r², चार्ज के तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, और f जितना बड़ा होगा, चार्ज जितना बड़ा होगा f उतना बड़ा होगा, f जितना बड़ा होगा लैटिस एंथैल्पी उतना बड़ा होगा। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है जब एक कैटायन और एक एनायन मिलते हैं, जब एक कैटायन और एक एनायन मिलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं और NaCl फॉर्मेशन करते हैं और खूब सारी लैटिस एंथैल्पी देते हैं। दिस इज लैटिस एंथैल्पी, दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। तो फोर्स जितना ज्यादा होगा एंथैल्पी उतना ज्यादा निकलेगी यहाँ पे, लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा निकलेगी वहां पे स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा। सिंपल कंसेप्ट है ये, तो मैंने आपको खाली बता देती तब भी चलता, बट ये थोड़ा लिख दो आप। कई बार काफी कुछ देखना पड़ता है, यहाँ पे साइज भी देखना पड़ता है। मैम मैम मैंने आयनिक चार्ज और आयनिक साइज देख के मैम कर दिया था। हाँ नहीं, बात तो वही है, बट ये कंसेप्ट डालोगे ना, यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, Mg2 प्लस O2 माइनस, चार्ज बढ़ चुके हैं, एंड 1 प्लस चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 प्लस चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 माइनस चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड 2 प्लस चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चार्ज यहाँ पे बढ़ चुका है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस, मैक्सिमम हो गया है यहाँ पे चार्ज। प्लस का कैटायन का भी चार्ज ज्यादा है, एनायन का भी चार्ज ज्यादा है, तो ऑलरेडी ऊपर का जो आपका है ना Q1 Q2 ये ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर फोर्स बढ़ जाएगा तो लैटिस एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, और अगर लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड भी बढ़ जाएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। Are you getting me? आपको बोला जाएगा Na प्लस Cl माइनस है, आपको दिया जाएगा Li प्लस Cl माइनस दे देंगे। Can you please tell me Na प्लस और Cl माइनस और Li प्लस एंड Cl माइनस किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी? किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी? Li LiCl की ज्यादा होगी, क्योंकि क्यों ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? साइज छोटा है। R छोटा हो गया, ठीक है, R यहाँ पे छोटा हो गया, डिस्टेंस इनके बीच छोटा हो जाएगा, R जितना छोटा होगा F इतना बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी भी खूब सारी एनर्जी निकल जाएगी, फटाफट से कंबाइन कर जाएगी, एनर्जी खूब सारी निकल जाएगी। तो काफी कुछ चीजें हमें चेक करनी पड़ती है, हमें कई बार चार्ज चेक करनी पड़ती है, कई बार डिस्टेंस चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो मुझे चार्ज को चेक करनी पड़ेगी, डिस्टेंस का कोई यहाँ पे कुछ नहीं ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर 2 प्लस और 2 माइनस का और कोई ऑप्शन होता फिर मैं डिस्टेंस पे जाती, बट मेरे पास 2 प्लस और 2 माइनस का एक ही ऑप्शन पड़ा है, तो मैं सीधा इसी ऑप्शन को लेके फोर्स को ज्यादा करूंगी और फिर मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। यस मैम, डन हो गया। क्लियर है? ओके, अच्छा अब हम चलते हैं ये इसमें चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो। जैसे मैम ज्यादा कोवेलेंट है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ज्यादा कोवेलेंट है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। हाँ, तुम जो बोल रहे हो ना वो आयनिक कैरेक्टर के लिए होता है। आयनिक कैरेक्टर में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तुम जो बोल रहे हो आयनिक कैरेक्टर के लिए हम चेक करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे वो क्राइटेरिया मैं इसलिए नहीं रही हूँ, क्या है देखो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस, कौन ज्यादा कोवेलेंट है? LiCl कोवेलेंट हो गया, बट मैंने ये भी बता दिया है कि इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो गई। क्लियर ना? हमने जो देखा, अगर पजांस रूल चेक करेंगे तो ये ज्यादा कोवेलेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि ये छोटा साइज का है। बट हमने दोबारा ये भी देखा
कि लैटिस एंथैल्पी भी इसकी ज्यादा हो गई। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट लैटिस एंथैल्पी का यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आएगा। तो तुम अगर तुम्हारे हिसाब से हम चले तो ये ज्यादा कोवलेंट है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, इस तरीके से तुम बोल रहे हो। आप एक काम करना, ठीक है, तुम बोल रहे हो समझ गए कि जहाँ पे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर हो जाएगा वहां पे आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा, आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ वाली बात है ना, स्ट्रेंथ का मतलब है, स्ट्रेंथ से उसका कोई मतलब नहीं है। और जो तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो ना कोवलेंट प्रॉपर्टी, कोवलेंट का कंसेप्ट डिफरेंट बना देना। स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल चलेगा ना फोर्स। अब डेफिनेट है दोनों चार्ज के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है स्ट्रेंथ बढ़ता है उस बॉन्ड का। सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे चलेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा किसके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे बनेगा, प्लस और माइनस के बीच ही बनेगा। अब हम क्या करते हैं, जब टोटल एंथैल्पी काउंट करते हैं खाली लैटिस एंथैल्पी नहीं लेते हैं। हम कोई भी आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम में जब टोटल एनर्जी काउंट करते हैं खाली लैटिस एंथैल्पी का काम नहीं चलता। वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी तीनों को प्लस कर दिया जाता है। और उसको फिर देखने के बाद हम फिर देख लेते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ क्या बन रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट तुम डाल सकते हो कि ये ज्यादा चार्ज ले रहा है। और वैसे अगर हम देखें, आप मुझे खुद ही बता दो, Mg2+ का साइज तो छोटा ही हो जाएगा। इज इट? हाँ बोलो। मैंने ऐसे कहा था कि larger the cation or smaller the anion, more will be the strength. लार्जर द Cation or smaller the anion. cation and smaller the anion, तो more मैम will इस be वाले the, में मेरा तुक्का लग गया, ये वाला कॉन्सेप्ट डाल के। हाँ बोल, समझ गया, तुक्का लग गया है इसमें। यस मैम, मैम बाकी में नहीं लगेगा, मैं समझ गया। समझ गया ना? हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है ना, अभी के लिए काम करते हैं। कंसेप्ट भरा पड़ा है इसमें, बहुत सारे कंसेप्ट है। धीरे धीरे जब हम क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, जहां पे चार्जेस लिख देंगे और स्ट्रेंथ पूछा जाएगा तो सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए मुझे फोर्स निकाल देना है। और फोर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। चार्ज यहाँ पे ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ऊपर का ज्यादा हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, और लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाएगी तो स्ट्रेंथ भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप ये मैं समझ गई। आगे चलते हैं, धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ के लिए इस क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट यूज करें। मैम आगे और आयनिक क्या है? कैरेक्टर के लिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं ना। आयनिक कैरेक्टर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक करते हैं। आयनिक कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर का फॉर्मूला भी दूंगी आपको मैं। आयनिक कैरेक्टर के लिए मैंने यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ चेक कर लिया है, और स्ट्रेंथ डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा मैम ना। क्वेश्चन 10 में आयनिक कैरेक्टर है। कैरेक्टर है, उसको मैं फॉर्मूला पूरा दूंगी। अभी आपको पता नहीं है हैने एंड स्मिथ इक्वेशन क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो सारे फॉर्मूला है उसका पूरा, मैं दूंगी आपको आयनिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर डन है तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो Yes, ma'am, done. डन है? सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दे देंगे और चार्जेस वगैरह हो गए तो आप प्लीज चेक कर लेना, एक बार चार्ज चेक कर। जहां पे चार्ज सेम आ जाएंगे फिर आपको डिस्टेंस चेक करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एक बार पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद हम, बट यहाँ पे आज जो मैं लिखवा देती हूँ उसे प्लीज लिखते चलो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. The electronegativity of sodium and chlorine, Na and Cl, are 0.9 and 3 respectively. The correct statement about the nature of NaCl bond. अच्छा ठीक, हम लोग काम करते हैं. यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट आपको फोर्स के ऊपर दे दिया है. अब हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के ऊपर चलते हैं. तो अभी मैं जो लिख पाऊंगी थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 टाइम लेगा, पर कोई बात नहीं. आप जो भी हमें लिख पाओगे उसे नोट डाउन कर ले. सबसे पहले तो मैं डाइपोल मोमेंट पे जाऊंगी. व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल मोमेंट? जब एक बॉन्ड बनता है, जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मान लो मेरे पास एक यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है. ओके, अच्छा, तो अगर डिफरेंस है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास डेल्टा माइनस और उसके पास डेल्टा प्लस रहेगा और इन दोनों के बीच में एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट. हम डायरेक्शन ऐसे देखते हैं, फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डायरेक्शन जाता है, म्यू का डायरेक्शन जाता है, एंड दिस इज माय म्यू. अच्छा, म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जैसे आप फोर्स का एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है उस तरीके से इसका भी जाएगा. पूरे सारे इसमें जो भी फॉर्मूला है सारे यूज हो जाएंगे. अब फॉर्मूला में भी चलेंगे हम. तो म्यू का जो वैल्यू लिखा जाता है डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या होता है, Q into D. Q जो है, जो चार्ज यहाँ पे अपीयर कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो चार्ज आएगा और D जो है वो डिस्टेंस आएगा. डेफिनेटली चार्ज अगर बढ़ा तब भी म्यू बढ़ने वाला है और अगर D बढ़ा तब भी म्यू बढ़ने वाला है. क्लियर है? अच्छा, तो अगर हम इसका वैल्यू लेते हैं तो क्या, कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं? अगर हम उस तरीके से देखेंगे Q into D का, पहले तो यूनिट क्या लेते हैं बोलो मुझे. इसका यूनिट दो तरीका का यूनिट होता है, एक तो कूलम मीटर हो जाएगा और ESU सेंटीमीटर हो जाएगा. ये है SI यूनिट कूलम मीटर, ये है आपका CGS यूनिट. ये मैम चार्ज ठीक है? की है ना? हाँ बोलो. यस, ये SI यूनिट चार्ज की है ना? ये कूलम चार्ज का है. कूलम चार्ज के लिए कूलम है और ये मीटर है, डिस्टेंस के लिए मीटर है. SI यूनिट है. आई मीन सॉरी, हाँ ये SI यूनिट है. और ये अगर मैं लेती हूँ ये CGS यूनिट है, मान सकते हो. ये चार्ज का CGS यूनिट है U एंड ये सेंटीमीटर है. ठीक है, ओके. ये मैंने Q into D यहाँ पे कर रखा है. मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी अभी यहाँ पे, आप लिख देना डाइपोल मोमेंट के लिए. और डाइपोल मोमेंट का जो एक्चुअल यूनिट है हम उसे कहते हैं D बाई कहते हैं. ठीक है, ओके. डाइपोल मोमेंट को D बाई के थ्रू एक्सप्रेस करा जाता है, जिसे हम कैपिटल D के फॉर्म में लिखते हैं. अब हम पूरे डिटेल जान लेते हैं कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से जाता है. तो ठीक है, यहाँ पे मेरा चार्ज है और यहाँ पे मेरा डिस्टेंस आ चुका है. सारे वैल्यू यहाँ पे लिख दो. Q का, चार्ज का जो वैल्यू है ना, चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19. 1.6 minus 19 कूलम है. क्लियर है? ओके, अच्छा. अगर मैं इसको ESU में कन्वर्ट कर दूं तो 4.48 into 10 to the power, ये मेरे ख्याल से -10 ESU आता है. या फिर मुझे चेक करना पड़ेगा वैल्यूज वगैरह. या इधर 4.48 है या 4.8 है, ऐसे ही कुछ है. 4.8 into -10 ESU आता है. अगर मुझे चार्ज का वैल्यू खाली मैं लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू लिख रही हूँ, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का. जैसे कि मेरे पास अगर यहाँ पे HBr है तो यहाँ पे प्लस चढ़ेगा, यहाँ पे माइनस चढ़ेगा. दिस आर वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. दिस इज वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अगर मैं यहाँ पे मान लो दूसरा यहाँ पे कुछ एक उस तरीके से ले लेती हूँ तो मेरा फिर दूसरा चढ़ जाएगा चार्ज. चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ रहा है, उस तरीके से आपको लेना है. क्लियर है? ओके. तो अगर ये प्लस है, यहाँ पे मान लो कहीं पे +2 चढ़ा और -2 चढ़ा, तो मुझे दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे लेने हैं, काउंट करने हैं, दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो यहाँ पे मेरा प्लस माइनस है तो मैंने ये ले लिया. ठीक है, Q का दोनों वैल्यू मैंने दे दिया. अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. 1 डिवाई का वैल्यू लिख दो. 1 डिवाई इज इक्वल टू, राइट इट डाउन, 3.33 into 10 to the power -30 कूलम मीटर.
1 डिवाई का वैल्यू, और अगर आप ESU सेंटीमीटर में लिखोगे तो -18 ESU सेंटीमीटर, ये एक वैल्यू भी आप लिख लो, अगर आपको ये लिख दो, ठीक है। ये सारे 1 डिवाई का वैल्यू है। और वैसे भी सीबीएसई बच्चे, आपने भी बॉन्डिंग जो पढ़ा था डायपोल मोमेंट को, आपने लिखा था वाटर का कितना होता है, क्या लिखा था, वाटर का डायपोल मोमेंट कितना होता है, किसी को याद है? 1.85 डिबाई, 1.85 डिबाई वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। एमोनिया का आपने क्या लिखा था, 1.47 डिबाई। तो आपने डिबाई वाला जो सिंबल है आपने वहां पे यूज करा था। यूजुअली डायपोल मोमेंट को हम डिवाई के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। दीज आर द वैल्यूज, जो वैल्यू चाहिए आप उस तरीके से उससे यूज कर सकते हो। तो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी हो गया है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब जो ये म्यू है, अब मान लो मेरे पास ऐसे कुछ पड़ा हुआ है, ए है और यहाँ पे एक एटम बी है और यहाँ पे एक एटम सी है, इस तरीके से, ठीक है। मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फोर्स μ1 ऐसे जाएगा, μ1, और यहाँ पे μ2 ऐसे बनेगा, और इनके बीच का एंगल थीटा है। अभी मैंने कहा है कि म्यू जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम किस तरीके से चलेंगे, कैसे आप निकालोगे नेट, म्यू नेट कैसे निकालोगे, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा रूट, जैसे आप निकालते हो फोर्स के लिए। ये मुझे 11 के बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं, मुझे खाली बता दो, पढ़ा है ना? यस मैम। यस मैम। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, और मैंने आपको ये बॉन्डिंग चैप्टर में भी कराया था। म्यू नेट जो है, अगर कहीं पे आपको वेक्टर क्वांटिटी दिखती है तो आप इस तरीके से उसे फॉर्मूला में डाल के आप रिजल्टेंट या नेट जो है आप निकाल सकते हैं। ओके, जिस तरीके से आप निकालना चाहो, एंगल डाल देना, उस तरीके से आप उसे निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको मैं और एक चीज बता देती हूँ, लिखी रहे हो तो लिख दो, म्यू जो है डायपोल मोमेंट, राइट इट डाउन प्लीज, इज प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा, ठीक है। थीटा जितना बढ़ेगा डायपोल मोमेंट उतना घटता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अभी एक है भी इसके अंदर। यस मैम, 90 डिग्री वाला। ठीक है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा। थीटा अगर बढ़ेगा, थीटा का सीधा वैल्यू डालो cos थीटा, तो ऑटोमेटिकली म्यू जो है वो घटेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप वहां पे डाल सकते हो। अच्छा, तो ये हमने क्या करा अभी, और उसके बाद बारी बारी से आप फिर दूसरा रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। ये तो एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एक म्यू निकलेगा, कोई रिजल्टेंट की जरूरत नहीं है। जहां पे ट्राइएटॉमिक हो जाएगा आपको रिजल्टेंट की जरूरत पड़ती है, फिर वहां पे जहां पे टेट्राएटॉमिक होगा फिर रिजल्टेंट का रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। क्लियर है ना? तो उस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये रिलेशन लिख दो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आज मैंने दिया है। ये तो आप सबको पता ही है, जो 12th के बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं फिजिक्स में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो बात है, अब हम चलेंगे, आपको थोड़ा डायपोल मोमेंट के बारे में मैंने बता दिया है, आप कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है कोवलेंट कंपाउंड का। चाहे कोवलेंट हो चाहे आयनिक, नहीं है, आप किस तरीके से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालोगे, ठीक है। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को हम दो तरीके से निकालते हैं, एक डायपोल मोमेंट मेथड से निकालते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। तो अब मैं उसमें जा रही हूँ, ठीक है। ये लिख दिया है बच्चे? यस मैम, डन। इसका रिजल्टेंट यहाँ पे इस तरीके से, इसका रिजल्ट दिस इज म्यू नेट, ठीक है। इस तरीके से इसका एक रिजल्टेंट बनेगा, आप फॉर्मूला डाल के भी निकाल सकते हो, ठीक है। और आपके जो नीट के एग्जाम है या जो मेडिकल एग्जाम में इस तरीके का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है कैलकुलेशन वाला, ठीक है। बट जेईई मेंस और एडवांस्ड में इस तरीके के क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग आते हैं। अब हम चलते हैं पॉजिटिव कैसे निकाला जाए।
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम चेक करते हैं और फिर इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो डिफरेंस कैसे हम चेक, इसको इसके जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं हेने एंड स्मिथ इक्वेशन कहते हैं। यू कैन राइट हियर क्या है ये इक्वेशन, किस तरीके का इक्वेशन बनता है। यू कैन राइट हियर 16 इंटू, मुझे अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालनी है 16 इंटू XA माइनस XB आप ले सकते हो। दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो मैं कहीं पे आपका आयनिक कैरेक्टर निकालती हूँ, मेरे यहाँ पे A है और बॉन्ड बना हुआ है B के साथ, ठीक है, ओके। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XB है, ठीक है। अच्छा, एंड 3.5 into XA minus XB का स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज हैंड विद इक्वेशन, और इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। और इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, 12 के बच्चे हो, ये आपका एक छोटा सा रिवीजन समझ लो आज, ठीक है, आपने करा हुआ है ऑलरेडी। इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट्स, डाइपोल मोमेंट के टर्म में अगर मैं चलूं तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू आपका आयनिक इनटू 100, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू आयनिक इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। म्यू आयनिक आप खुद निकालोगे, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, Q इंटू डी फॉर्मूले से निकालोगे। आपको अभी बताया था म्यू इक्वल Q इंटू डी, तो Q इंटू डी आप खुद अप्लाई करोगे और म्यू आयनिक को निकालोगे, फिर इस वैल्यू को डाल के आप म्यू ऑब्जर्व तो गिवन रहेगा, आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ये है, ओके। अच्छा, इसके भी एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इसमें, इस पूरे जो आपको दिया है, और इसका भी एक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके भी आप निकालोगे, एक क्वेश्चन मैंने दिया है और इसको लेके भी दिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मैम मैंने पहले वाले से ही किया था मैम, मगर आंसर नहीं आया मेरा। अच्छा, कौशल तुमने कुछ कहा अभी कुछ? वो 3.5 है। 3.5 पॉइंट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्या 3? अच्छा, आप एक काम करो कि इसी फॉर्मूले से निकालना, क्वेश्चन नंबर 2 को इसी फॉर्मूले से सॉल्व करो। जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर 2 पे हूँ अभी मैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को इसी फॉर्मूले से सॉल्व करो एंड चेक करो आपको मिल रहा है कि नहीं, आंसर चेक करो एक बार, क्विक। मिल रहा है, मिल गया? यस मैम। ठीक है, इस फॉर्मूला को डालो सीधा, आपको यहाँ पे मिला है NaCl का मिला हुआ है ना, Na और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका है 0.9 है, और इसका कितना दिया है देखना, 3 दिया होगा आई थिंक। मैम 3 है। ठीक है, अब आप निकाल दो अपने तरीके से, ये फॉर्मूला डाल दो, 16 इंटू 3 माइनस 0.9 प्लस 3.5 इंटू 3 माइनस 0.9 का स्क्वायर डाल दो, एंड यू विल गेट जो भी आंसर आता हुआ है इसमें मिल जाना चाहिए। एंड यहाँ पे जो आंसर लिखा है, लिखा है 48.68, 48.68। और बहुत एक मजेदार बात क्या है बोलो आप, यहाँ पे NaCl को सब क्या सोचते हैं, बहुत अच्छा एक सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, राइट। उसका आयनिक परसेंटेज चेक कर लो एक बार। जब आंसर आया था मैं भी कंफ्यूज हो गया था।
लगा होगा 90% आएगा नहीं 50 से ज्यादा आना चाहिए था। अच्छा इसका डिफरेंस कितना बन रहा है देख लो ना। बेसिकली क्या होता है ना, अगर 1.9 से डिफरेंस ज्यादा है, अगर 1.9 से डिफरेंस अगर ज्यादा हो गया ना तो ये 50% से ज्यादा होता है यानी कैरेक्टर। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ही लिखता हूँ। इफ कहाँ पे लिखा है, लिखवाऊँ आपको ये? हम इस क्लास के बाद एक और बार ज्वाइन कर देना। क्या करेगी, हाँ कर लेते हैं बेटे। तो थोड़ा कंसेप्ट भी दे रहा था ना, टाइम लग गया मुझे एक्चुअली, और हो सके तो कल इसी को रिपीट कर लेंगे, आज तो सारा नहीं हो पाएगा। मैम 10-10 तक ओवर हो पाएगी क्लास मैम? हाँ हो जाना चाहिए। ओवर मतलब ओवर तो पूरा अगर खत्म करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम पूरा नहीं मैम कर पाएंगे ओवर यार। नहीं आई मीन मैम खत्म हो जाएगी आज के लिए? हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। मैम मेरे को और थोड़ा कोई काम क्लास? है, 49 करना जरूरी है मैम आज। हाँ क्या हुआ बोलो। मैम वही 10-10 हाँ के बाद थोड़ा काम है, वो करना जरूरी है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल आई गॉट इट आई गॉट इट। नहीं नहीं छुट्टी करेंगे, छुट्टी करेंगे, जितना हुआ थैंक यू होगा, मैम। नहीं तो कल करेंगे, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 1.9 होता है ना तो आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50%, मोर देन 50%। अगर डिफरेंस ज्यादा है 1.9 से ज्यादा हो गया तो आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली 1.9 आता है तो 50% होगा। अगर 1.9 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम आता है तो आयनिक कैरेक्टर 50% से घट जाएगा। अगर इक्वल टू 1.9 है तो आयनिक कैरेक्टर जो आपका है ना वो दैट इज इक्वल टू 50%, और अगर ये लेस देन 1.9 है तो आयनिक कैरेक्टर इज लेस देन 50%। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 2.1 2.1 है। अगर हम इस तरीके से चले तो थोड़ा ज्यादा परसेंटेज आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है ये ना, आ नहीं रहा है, आना चाहिए था बट हमने पूरी 40 कैलकुलेशन करी। मैम 49.03 आ रहा है। यस मैम मेरा भी। हाँ जो भी है जो भी है, यहाँ पे ऑप्शन है कि 49 वाला देख लो। मैम नहीं है वही तो। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तो इसे लिखना है, इसे लिखना है। मैम तो ऑप्शन ही गलत हो गया मैम ये तो। नहीं 49 चलता है बेटे, 49 चलेगा, 48 है ना, चलेगा इतना, इतना तो चलता है, इतना तो चलेगा ना। आपने फॉर्मूला डाला, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो गिवन है आपने वो फॉर्मूला डाला समझा है, आपने ये कैलकुलेशन में गड़बड़ करा तो मैं नहीं बोल सकती। चेक कर लो कैलकुलेशन अगर सही आ रहा है तो मैम 2 बारी चेक कर बैठा सेम। थोड़ा बहुत चलता है ना, ये 49 पॉइंट अगर 2-3 भी आएगा तब भी इक्वल कर सकते हो आप ऑप्शन वाइज चलोगे। ऑप्शन में क्या गिवन है, क्लोजर ऑप्शन को आप पिक करोगे। हमेशा ये मेंस में भी अगर आप मैम जाते हो बैठते हो तो आपको ध्यान रहेगा एग्जाम के टाइम में जो क्लोजर है उसको टिक करना है। एक 48 हुआ और एक आपके 50 पास तो happened? क्या हुआ? ठीक है चले चले ओके। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर होता है, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ। अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से हम मान लेते हैं, फिर मेरे पास एक ऑप्शन ये भी पड़ा है, मैं इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकती हूँ। तो NaCl इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है आयनिक बॉन्ड वाइज, अगर हम चेक करें कि इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है आपको यहाँ पे बोला जाएगा आप NaF का चेक करो, आप मुझे बताओ NaF का चेक करोगे ज्यादा आएगा या कम आएगा परसेंटेज? आपको बोलेंगे NaF का आयनिक प्रॉपर्टी चेक करो, आयनिक कैरेक्टर चेक करो, तो उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा?
यस, मैम 2 मिनट कैलकुलेट कर रहा था। ज्यादा आएगा ऑटोमेटिकली। सोडियम का है 0.9, क्लोरीन का 4 है, ऑटोमेटिकली 4 माइनस 0.9 बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत हाई वैल्यू आएगा। आपको Yes, ma'am. बोलेंगे बहुत अच्छा, आपको बोलेंगे आरबीएफ का चेक करो, प्लीज चेक करो आगे प्रॉपर्टी कितना होगा। इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा बोल दो मुझे, इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये मुझे के लिए क्वेश्चन है। ज्यादा है। एनएएफ से आरबीएफ का ज्यादा या कम आएगा, आयनिक प्रॉपर्टी। जल्दी क्विक, सारे बच्चे कौशल बोलो। कम है। क्या आएगा? ज्यादा आएगा, यस ज्यादा आएगा।